Hello students, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Economics. So today we are going to discuss our business economy first module. The topic name is the role of government in an economy or we can say in an Indian economy. So मैं ट्राई करूँगी कि आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सिंपल से सिंपल शब्दों में समझा सकूं जिससे कि आपके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना काफ़ी आसान हो जाए। तो आज का ये टॉपिक हम माइंड मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये माइंड मैप या फिर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है एनॉमिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो जनरली हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। हम इसे 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला हमारा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है मेजर फिजिकल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड तीसरा है इंटर रिलेशनशिप ऑफ फंक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अगेन हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। एक है हमारा कोर मीनिंग और दूसरा है हमारा स्कोप ऑफ अ स्टडी। तो कोर मीनिंग के अंडर में बेसिकली बताया गया है लाइक जो हमारा रोल है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर के। इट्स बेसिकली अ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? सो जनरली जैसे हमारी डे टू डे लाइफ के लिए हम भी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जॉब करना, जॉब के थ्रू पैसे कमाना और उन पैसों को खर्च करना। तो गवर्नमेंट की भी पब्लिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। तो इसके अंडर में हम बेसिकली समझेंगे कि गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू रेज करती है, लाइक कैसे कमाती है और कैसे स्पेंड करती है, कैसे डेप्थ मैनेज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे ऑपरेट करती है और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हमारी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल बनाई रखती है और ग्रोथ एज वेल एज वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जैसे हम पैसे कमा करके अपने घर को चलाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और घर में एक स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सेम चीज़ गवर्नमेंट भी हमारी करती है। ओके, सो इसके अंडर में हम 4 टर्म्स समझेंगे। पहला हमारा है पब्लिक रेवेन्यू, नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड देन पब्लिक डेप्थ एंड द फाइनल वन इज़ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक रेवेन्यू के अंडर में जनरली हम समझेंगे हाउ गवर्नमेंट अर्न्स। यहाँ पे बेसिकली 2 सिंपल टर्म्स दिए हैं, टैक्सेस एंड फीस। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली हमें बताता है कि गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करती है, कहाँ पे स्पेंड करती है यानी खर्चा करती है। तो यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया है, डिफेंस एंड एजुकेशन। पब्लिक डेप्थ में जनरली हम जानेंगे कि गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करती है और मैनेज कैसे करती है डेप्थ को। बेसिकली जैसे हम भी लोन वगैरह लेते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, वैसे ही कंट्री की नीड्स को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट भी लोन लेती है और उसे मैनेज भी करती है। देन 4th पार्ट हमारा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बेसिकली हम समझेंगे बजटिंग एंड पॉलिसीज़। जैसे एवरी ईयर हमारा नया बजट बनता है जिसके हिसाब से डिफरेंट सेक्टर्स में फंड अलोकेट होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकालती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओके, तो आप स्कोप ऑफ स्टडी के अंडर में हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो पहला है हमारा पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को अर्निंग कहाँ से हो रही है, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो सोर्स ऑफ अर्निंग में बेसिकली है हमारा टैक्सेस, जो कि अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हम समझेंगे कि टैक्स क्या है। टैक्स बेसिकली कंपलसरी होता है एज अ, जैसे हम कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री जब हम अर्न करते हैं तो वी आर बॉन्डेड टू पे सम अमाउंट और अ कॉन्ट्रीब्यूट इन आर इकोनॉमी। सो टैक्स बेसिकली कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि गवर्नमेंट के ज़रिए इम्पोज किया जाता है इंडिविजुअल्स पे या फिर बिजनेसेस पे, और यही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। देन टैक्स हमारा अगेन डिवाइड है 2 पार्ट्स में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है, मतलब ये बेसिकली किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जाता है। और ये टैक्स जो है ये बेस्ड होती है ऑन द एबिलिटी ऑफ पेयर
मतलब एज अ पर्सन मेरी एबिलिटी के हिसाब से ही मैं ये टैक्स भरूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एनुअली इन टर्म्स ऑफ करोड़ में कमा रहा है तो वो अपनी इनकम पे कुछ टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और कोई पर्सन अगर इन टर्म्स ऑफ लैक्स में अर्न कर रहा है तो वो उस अर्निंग के हिसाब से, उस अमाउंट के हिसाब से टैक्स पे करेगा। इसे हम प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली हायर इनकम वाले पर्सन को हायर टैक्स इम्पोज होते हैं। इसके एग्जांपल्स है लाइक इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, नाउ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? सो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाई जाती हैं, और इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई गुड परचेस करते हैं, फिनिश गुड, तो एक ही कोई पर्टिकुलर फर्म उसे डिज़ाइन नहीं करती होगी, वो कहीं से रॉ मटेरियल लेगी, देन रॉ मटेरियल लेने के बाद उनसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर होलसेलर से वो रिटेलर के पास आएगी, रिटेलर के बाद वो हमारे ऊपर आती है। तो जिसने रॉ मटेरियल लिया होगा उसने भी तो कुछ टैक्स पे किए होंगे, तो ये टैक्स शिफ्ट होते जाता है होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर पे। तो इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरे पे शिफ्ट भी होता है, और इसे हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में पे करते हैं गवर्नमेंट को। इसमें इंक्लूड होता है प्राइस ऑफ गुड्स, जो कि इनडायरेक्टली प्रोडक्ट परचेस करने पे हम पे करते हैं, और ये रेग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स होता है। वाई? क्योंकि ये हर किसी पे इक्वल अमाउंट में लगता है। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस पर जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो एक भिखारी के लिए भी उतना ही होगा और एक रिच पर्सन के लिए भी उतना ही होगा। दिस इज़ द रीज़न कि इसे रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट इज फीस एंड फाइन्स। तो फीस, अब फीस के ज़रिए कैसे गवर्नमेंट अर्न करती है? तो फीस बेसिकली चार्ज किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कोर्ट फीस हो गया, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया, जैसे हम एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी हो गया या रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गए। तो ये सारे फ़ीस हैं जो किसी सर्विस के लिए हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ फाइन। तो फाइन के अंडर में हमारा पेनल्टीज़ भी आती है। ये अमाउंट बेसिकली कलेक्ट किया जाता है बाय द पनिशिंग टू दोज पर्सन जो किसी न किसी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं या कुछ आउट ऑफ द लॉ जा कर के करते हैं। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस है डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, और लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे, अगर हम कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमें पेनल्टी पे करनी पड़ रही है तो क्या हम दोबारा वो करेंगे? जनरली नहीं करेंगे, हम वो मिस्टेक्स करना अवॉइड करेंगे। तो अगर इसके लाइक फाइन्स के अगर हम एग्जांपल देखें, फाइन्स एंड पेनल्टी के, तो ट्रैफिक फ़ाइन ये सबको पता होगा। पेनल्टी फॉर अ पॉल्यूशन, तो ये बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जो कार्बन एमिट कर रही है, पोल्यूशन एमिट कर रही है एनवायरनमेंट में, तो उन पे इम्पोज किए जाते हैं। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर या गैस एनवायरनमेंट में एमिट कर रही है तो उसके लिए उस अमाउंट के हिसाब से उन पे टैक्सेस और पेनल्टी लगाई जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगेन इसमें क्लासीफाई किया गया है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एंड द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो पहले तो हम समझेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ बेसिकली जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, पब्लिक मनी को स्पेंड किया जाता है ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जो गवर्नमेंट पैसे रेवेन्यू से अर्न कर रही है उसे गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है, और स्पेंड करने का पर्पज़ ही होता है डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो इसमें हम पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझेंगे। तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए स्पेंड किया जाता है और रिड्यूस करता है लाइबिलिटीज़ को, एज वेल एज
ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, जैसे बिल्डिंग रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल बनाना, इसके अलावा ज़मीन खरीदना, मशीनरीज या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट फॉर द पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड कर सके पब्लिक को। ये बेसिकली पर्पस होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का एसेट्स बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये जनरेट करता है फ्यूचर इनकम एज वेल एज क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसके साथ साथ इम्प्रूव करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट के लिए स्पेंड किया जाता है। इन शॉर्ट में अगर हम समझे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये कि जो गवर्नमेंट खुद को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए स्पेंड करती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, या जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना या मेंटेन करना गवर्नमेंट सर्विसेज को। तो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये इंश्योर करती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करे, ये सपोर्ट करती है वेलफेयर स्कीम्स को और मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। सो ये बेसिकली हमारा था कैपिटल एंड द रेवेन्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या है, कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू में गवर्नमेंट खुद को चलाने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए, सारा काम सिस्टमैटिक हो, इसके लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस करती है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर करती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़, वो हमारा रेवेन्यू में आता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इकोनॉमी और सोसाइटी पे, तो इसका इफ़ेक्ट बेसिकली इकोनॉमी पे क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ये प्रमोट करता है इकोनॉमी ग्रोथ को। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अगेन ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने एज वेल एज स्पेंडिंग को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ये इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, सब्सिडीज़ हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करता है थ्रू द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलफेयर स्कीम्स, वो भी इम्प्रूव होती हैं। और भी अगर हम चीज़ें देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारी कंट्री अगर डेवलप होगी, ग्रो होगी, तो एफडीआई भी तो बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जो कि अगेन कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बेसिकली। अब इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सारी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होगी तो ये इसके ज़रिए हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा, एजुकेशन इम्प्रूव होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू। इसके अलावा सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें और ये इम्प्रूव होगी, एज वेल एज ये हमारी क्वालिटी लाइफ को एनहांस करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पब्लिक डेप्थ। तो पब्लिक डेप्थ भी अगेन यहाँ पे टू पार्ट्स में हम समझेंगे, इंटरनल डेप्थ वर्सेस एक्सटर्नल डेप्थ। ओके, सो इंटरनल डेप्थ क्या होता है, इंटरनल डेप्थ बेसिकली वो डेप्थ होता है जो कंट्री इनर कंट्री के सोर्स से बोरो करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया का इंटरनल डेप्थ वो डेप्थ होगा जो गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक से बोरो किया होगा, आरबीआई से बोरो किया होगा, इसके अलावा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस इनके थ्रू बोरो किया होगा, बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करना, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। अब इंटरनल बोरोइंग के फ़ायदे क्या होते हैं, हम अगर ऐसा समझें तो इंटरनल बोरोइंग से क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन नहीं होता है। जनरली जब हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल बोरोइंग का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल बोरोइंग बेसिकली वो होती है जो हम फॉरेन कंट्रीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गए।
तो जब हम इंटरनल डेप्थ लेते हैं ना, तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन नहीं होता है। जैसे अगर हम एक्सटर्नल डेप्थ लेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर में लेंगे, और डॉलर की वैल्यू और रुपीज़ की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, तो उस हिसाब से तो हमें रीपेमेंट भी तो करना होगा, उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसके अलावा अगर हम इंटरनल सोर्स से डेप्थ लेते हैं तो इससे जो है सपोर्ट होता है हमारी खुद की डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को भी, उन्हें भी प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली एडवांटेज हैं। इसके अलावा चैलेंजेस अगर हम देखें इन डेप्थ में, सो लाइक फॉरेन करेंसीज, अगर हम एक्सटर्नल डेप्थ लेते हैं तो इसमें हमें रीपेमेंट फॉरेन करेंसीज में करना होता है, जो कि अगेन डिपेंडेंसी क्रिएट करता है कंट्री की दूसरी कंट्री पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अफेक्ट होता है। नाउ डेप्थ मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। तो डेप्थ मैनेजमेंट बेसिकली क्या, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, डेप्थ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक प्लानिंग ऑफ बोरिंग ऑपरेशंस, डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट हो गया। इसके अलावा मॉनिटरिंग इंटरेस्ट बर्डन, कि हमारे ऊपर इंटरेस्ट बर्डन कितना है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि लोन जो है वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज़ हो, क्योंकि जब वो प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ होगा तभी हमारे पास रीपेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट आएगा, और एज वेल एज तभी हमारी कंट्री ग्रो होगी। अगर हम इन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन लेंगे तो वो सिर्फ कंट्री पे एक बर्डन होगा। जनरली जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, इन सारे सिचुएशंस में हम लोन देते हैं, विच इज़ द डिफरेंट केस, ओके। बट साथ में इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं डेप्थ के। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बेसिकली क्या है कि इससे हमें फंड मिल जाता है प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, एज वेल एज अगर कंट्री किसी तरह की नेचुरल डिज़ास्टर वाली सिचुएशन को फेस कर रही है तो हमें उस समय हेल्प मिल जाती है। या फिर हम इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए भी लोन कई बार लेते हैं जब हमारी कंट्री में रिसेशन वाली सिचुएशन हो, जहाँ पे इकोनॉमी हमारी मंदी में हो। एज वेल एज ये बजट डेफिसिट को भी फिल करने के लिए हेल्प करती है। और अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट इसके देखें तो ये बेसिकली टैक्स बर्डन हमारे ऊपर बढ़ा देता है, रिड्यूस कर देता है हमारे फंड्स जो कि हम वेलफेयर स्कीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी जो है बढ़ जाता है, एज वेल एज हमारी कंट्री जो है अनदर कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड हो जाती है। और हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्यूचर में भी डेवलपमेंट के लिए पेमेंट्स को लिमिट कर देता है। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पहला हमारा बजट आता है, जिसके अंदर हम इसका प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन को समझेंगे, एंड देन हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझेंगे। तो नाउ बेसिकली बजट प्रिपरेशन, तो बजट प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे बजट, बेसिकली बजट का मतलब आई गेस सबको पता ही होगा बजट क्या होता है। बजट काइंड ऑफ अ प्लानिंग, जो कि हम प्लान करते हैं कि हमारे पास अगर ओवरऑल इतनी इनकम है तो हमें कहाँ कहाँ से स्पेंड करना है ताकि हम अच्छे तरीके से स्मूथली फंक्शन कर सकें, गवर्नमेंट खुद को स्मूथली फंक्शन कर सके। तो इसके लिए पहले मिनिस्ट्री जो है एक एस्टिमेटेड बजट जो है वो प्रिपेयर करती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है से कंप्लाइंस करते हैं, देन रिव्यू किया जाता है ऑल एस्टिमेशंस पे। इसके अलावा इसके बाद फिर कैबिनेट इसे अप्रूव करती है। देन बजट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिबेट होती है कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए, या यहाँ पे कम होना चाहिए, या यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। फिर लेटर ऑन जो है ये अप्रूव किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर। सो इसमें की एलिमेंट्स बेसिकली हमारे क्या क्या होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, डेफिसिट एस्टिमेट। ओके, नाउ बजट एग्जीक्यूशन। तो बजट एग्जीक्यूशन क्या है, बेसिकली जो भी फंड्स हैं जो कि डिपार्टमेंट्स वाइज अलॉट किए जाते हैं, अगर कोई भी रूल या लॉ बन रहा है तो बनाने के बाद फिर उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है। तो सेम चीज़ वही सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज जो है फंड वो अलोकेट किए जाते हैं। इसके अलावा मॉनिटर किया जाता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, इंश्योर किया जाता है कि जो स्पेंडिंग है वो रूल्स को फॉलो करके ही की जाए। इसके अलावा ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें बेसिकली हम चेक कर सकें कि
चीज़ें प्रॉपर मैनर में काम कर रही है या नहीं। जो ऑडिट्स है वो बेसिकली CAG के थ्रू कंडक्ट किए जाता है। ओके, नाउ फिस्कल पॉलिसीज। सो फिस्कल पॉलिसी क्या है बेसिकली? फिस्कल पॉलिसी, आप लोगों ने अगर इसके पहले कॉन्सेप्ट सुना होगा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये वही वाला फिस्कल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी रिलेटेड पॉलिसीज हम कह सकते हैं, जिसमें हम मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कब मार्केट में मनी इंजेक्ट करना है या कब मार्केट से मनी निकालना है। एंड देन सेकेंड वन आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली अ एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसीजंस को शो करती है, जो कि रिगार्डिंग होता है टैक्सेशन, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों को लेकर के। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का? इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना। किस तरीके से? इन्फ्लेशन रिड्यूस करके, लाइक स्पेंडिंग कम करना, रिसेशन को रिड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ा करके इकोनॉमी को रिसेशन से बचाना या डिप्रेशन के फेज़ में जाने से बचाना, स्टेबल बनाए रखना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सके इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, फिर लाइक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सब्सिडीज फॉर द पुअर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बैलेंस फॉर अ रीजनल डेवलपमेंट, इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। एज वेल एज पब्लिक गुड्स लाइक रोड एंड डिफेंस, इन सारी चीज़ों पर स्पेंड करना, प्रॉपर मॉनिटर करना, और ये मेक श्योर करना कि कंट्री में किसी भी तरह की मोनोपोली जो है वो डेवलप ना हो, जिसके वजह से पब्लिक नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के एक ऐसा स्मॉलर पार्ट है, उस पर स्मॉलर पार्ट नहीं कह सकते हम, जो हमारी सोसाइटी का पिछड़ा वर्ग है, उन पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, सो विद दिस वी आर डन टुडे हियर। आई होप कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट in the comment section. We will try to figure out the problems and we will try to solve it. Okay, so thank you so much.